प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि पर्यावरण क्या होता है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? देखिए, हमारे चारों तरफ का भौतिक, रासायनिक और जैविक जो परिवेश है उसे हम बोलते हैं पर्यावरण। क्लियर है ना? भौतिक यानी जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, रासायनिक यानी चारों तरफ की गैसेस, और जैविक यानी हम सभी, ये सभी किसका हिस्सा है? पर्यावरण का। क्लियर है बात यहां पर? तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं पर्यावरण में। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। तो इसी चीज के ऊपर हम आज सबसे पहले फोकस करने वाले हैं बच्चों। नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखिए दोनों चीज को आप समझिए। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डीकंपोज हो जाते हैं, वो है बायोडिग्रेडेबल। अब आपने देखा होगा कि जैसे किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो कुछ ही दिनों बाद वो गल सड़ करके, या फल हैं, सब्जियां हैं, ये कुछ ही दिनों बाद गल सड़ करके क्या होता है, इनका ये मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव इनको गला सड़ा करके खत्म कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। क्लियर है बात यहां पर? अब दूसरी बात है अजैव निम्नीकरणीय। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता और ये लंबे समय तक पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं, जैसे डीडीटी है, पॉलीथीन है, अभी तो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, इसीलिए क्या है प्यारे बच्चों, प्लास्टिक है, और जितने भी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो सारी की सारी क्या है? अजैव निम्नीकरणीय हैं। प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, सीटेट के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1 से 5 का जो लेवल है सीटेट का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं। तो एक तरह से आप एक टीचर टेस्ट की तैयारी भी आप यहां से आज करेंगे। तो ये था जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। देखिए, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में हम सबसे पहले बात करते हैं पारितंत्र की, इकोसिस्टम। अगर आपने इकोसिस्टम नहीं पढ़ा तो आपको पर्यावरण के बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा। होता क्या है इकोसिस्टम? हमारे आसपास के सभी जैव घटक, जैव यानी क्या होते हैं? लिविंग। प्यारे बच्चों, जैव क्या होते हैं? लिविंग। बायोटिक कहते हैं इनको। हमारे चारों तरफ के जैव घटक और अजैव घटक यानी एबायोटिक फैक्टर्स, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, पारितंत्र का। क्लियर है? अब आप बारी बारी से समझिए कि जैव घटक कौन से हैं। पहले जैव घटक देख लेते हैं। अजैव तो आपको पता ही है प्यारे बच्चों कि जैसे नमी है, तापमान है, वर्षा है, मिट्टी है, जो भी आपके चारों तरफ, वो सारे घटक कौन से हैं? अजैव यानी अबायोटिक, हमारे चारों तरफ। तो बायोटिक कौन से हैं? जैव घटक। तो प्यारे बच्चों, जैव घटक में आएंगे, सबसे पहले आएंगे उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मैं पहले आपको बता चुका हूं जब हमने जैव प्रक्रम पढ़ा था, लाइफ प्रोसेसेस, कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं उत्पादक। तो अगर धरती पे उत्पादक नहीं होते तो आज इस धरती के ऊपर जीवों का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि यही भरते हैं सभी जीवों का पेट। जो मांसाहारी जीव हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो शाकाहारी को खाते हैं और शाकाहारी इनको खाते हैं, तो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो इनको खाते हैं। किनको खाते हैं? उत्पादक को खाते हैं। तो इसमें भी हम डिवाइड कर लेते हैं कि जो सीधे ही उत्पादक को खाते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। समझ में आ गया? जैसे गाय है, भैंस है, वो सीधे ही घास को खाती है, बकरी है, तो वो कहलाती है प्राथमिक उपभोक्ता। जो इनको खाते हैं वो कहलाते हैं बच्चों द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे मान लो इनको खाने वाला तेंदुआ हो गया, गीदड़ हो गया, वो सब क्या कहलाएंगे बच्चों?
द्वितीयक उपभोक्ता। और जो इनको खाते हैं जैसे शेर हो गया, मनुष्य हो गया, वो क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? तृतीयक उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में भी 3 टाइप है। क्या लिखोगे? उपभोक्ता वो होते हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं। जो पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। और जो इनको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को, वो सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं। क्लियर है बात यहां पर? अब आगे बढ़िए। तीसरे नंबर पर आते हैं अपघटक, डीकंपोजर। इनका सबसे बड़ा रोल है और ये क्वेश्चन कई बार अलग से भी आ जाता है कि अपघटकों का क्या रोल है, डीकंपोजर का क्या रोल है। प्यारे बच्चों, इनका तो बहुत ज्यादा रोल है। देखिए, जिस भी जीव की मृत्यु होती है तो ग्लास उड़ाकर के मिट्टी में यही तो मिलाते हैं, तो इनका तो सबसे बड़ा रोल है। अगर आज इस धरती के ऊपर अपघटक नहीं होते तो अनेकों जीवों का, मृत जीवों का यहां पर ढेर लगा होता और अनेकों लाशें ऐसी होती जो बिछ रही होती, जो गल सड़ करके मिट्टी में नहीं मिलती। अगर ये ना होते तो इनका कार्य है मरे हुए जीवों को ग्लास हटा करके मिट्टी में मिला देना। तो ये पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में बहुत बड़े सहायक हैं। तो आंसर लिख दोगे ना इसका? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे प्यारे बच्चों फूड चेन, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होता है कि क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध मैंने इसलिए कहा कि घास को बकरी ही खाएगी, बकरी को घास नहीं। क्लियर है ना? क्रमबद्ध रूप से एक जीव का दूसरे जीव द्वारा खाया जाना फूड चेन या आहार श्रृंखला कहलाता है। द सिक्वेंशियल ईटिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बाय द अदर इज कॉल्ड एज फूड चेन। क्लियर है ना? जैसे घास को कौन खा रही है? बकरी। बकरी को कौन खा रहा है? शेर। तो ये क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? आहार श्रृंखला। क्या कहलाएगी? आहार श्रृंखला। एक होता है फूड वेब, आहार जाल। जब बहुत सारी, खाद्य जाल बोल देते हैं इसको, जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं तब बनता है फूड वेब। जैसे मान लीजिए घास है, घास को बकरी भी खा सकती है बच्चों, घास को हिरन भी खा सकता है ना, और घास को गाय भी खा सकती है, और इन तीनों को शेर भी खा सकता है। तो यहां पर 3 आहार श्रृंखलाएं, एक ये घास बकरी शेर, एक घास हिरन शेर और एक घास गाय शेर। तो 3 आहार श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ गई ना, तो 2 या 2 से अधिक आहार श्रृंखलाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? फूड वेब यानी खाद्य जाल। अब देखिए आगे क्वेश्चन। 10% ऊर्जा का नियम लिखे, 10% एनर्जी रूल। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों। देखिए, इस धरती पर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा जिससे मिल रही है वो है सूर्य। पौधों को भी किससे मिल रही है? सूर्य को। जैसे मान लीजिए पौधे हैं और पौधे को मान लीजिए बकरी खा रही है या गाय खा रही है, हिरन खा रहा है, और बकरी को खा रहा है शेर। तो देखिए, शेर को ऊर्जा कब मिलेगी? बकरी से। बकरी को किससे मिलेगी? पौधे से। और पौधे को सूर्य से। यानी कि ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स कौन हुआ? सूर्य हुआ ना। अगर सूर्य किसी हिस्से के पौधों को फॉर एग्जाम्पल 10,000 जूल ऊर्जा देता है बच्चों, कितनी? 10,000 जूल, तो उसका केवल 10% ही बकरी को मिलेगी। तो बकरी को कितनी मिली? 1000 जूल। एक जीरो काट दीजिए, 10% निकालना है तो। और शेर को इसका 10% मिलेगी, यानी 1000 का 10% कितना हुआ? 100 जूल। तो यानी कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि किसी भी आहार श्रृंखला में ज्यादा लेवल क्यों नहीं होने चाहिए, कि ज्यादा जीव क्यों नहीं होने चाहिए। जैसे घास को हिरन, हिरन को तेंदुआ, तेंदुए को शेर, शेर को मानव। अगर ऐसा होता तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, शेर को मनुष्य मान लीजिए, तो मनुष्य को कितनी मिलती? 10 जूल। तो जितने ज्यादा जीव होंगे आहार श्रृंखला में, जितने ज्यादा लेवल होंगे, आखिरी जीव को बहुत कम ऊर्जा मिलेगी। इसलिए आहार श्रृंखला में अधिक ट्रोफिक लेवल नहीं होने चाहिए। ट्रोफिक लेवल को हम बोलते हैं हिंदी में पोषी स्तर। क्वेश्चन आता है कि आहार श्रृंखला में अधिक पोषी स्तर क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि हर जगह पर 10% ऊर्जा ही अगले जीव को मिल पाती है, तो आखिरी जीव को बहुत ही कम एनर्जी मिलेगी।
ऊर्जा मिलेगी, इसी कारण अधिक पोषी स्तर आहार श्रृंखला में नहीं होने चाहिए। क्लियर है ना बात यहां पर? 10% समझ में आ गया सभी को? ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि क्या किसी आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर खत्म होने पर ट्रोफिक लेवल होता है? पोषी स्तर, एक पोषी स्तर खत्म होने पर क्या पूरी आहार श्रृंखला खत्म हो जाएगी? जी हां। देखिए मान लीजिए आहार श्रृंखला है घास, बकरी, शेर, वही ले लेते हैं दोबारा से। तो ये कह रहा है कि किसी भी एक लेवल के खत्म होने पर क्या पूरी श्रृंखला खत्म हो जाएगी? क्या अगर सारे शेर, चीते खत्म हो गए तो सारी आहार श्रृंखला खत्म हो जाएगी? क्या सारे गाय, बकरी, भैंस खत्म हो गए तो पूरी आहार श्रृंखला खत्म हो जाएगी? क्या सारे घास, पेड़ पौधे खत्म हो गए तो पूरी खत्म हो जाएगी? जी हां। आप कहोगे सर कैसे? बताता हूं। मान लीजिए सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए धरती से, तो आपने आंसर लिखना है हां। अगर किसी भी पोषी स्तर के सभी जीव खत्म हो जाते हैं तो पूरी आहार श्रृंखला, फूड चेन ही डिस्ट्रॉय यानी खत्म हो जाएगी। कैसे? उदाहरण नंबर 1, मान लीजिए कि सारे घास, पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। इनके खत्म होने पर बकरियां भूखी मर जाएंगी, बकरियां, गाय, भैंस, और इनके मर जाने पर भोजन के अभाव में सभी मांसाहारी जीव भी मर जाएंगे। तो इसके खत्म होने पर वो सारे मर गए। अब ये ले लीजिए, अगर सारे शेर, चीते, बाघ खत्म हो गए तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, गाय, भैंस, बकरी वगैरह की। ये सारा घास चर जाएंगी तो लास्ट में घास भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो मेरे कहने का मतलब है अगर एक भी खत्म हुआ तो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर बीच वाले खत्म हो गए तो घास को शेर खा नहीं सकता, तो शेर भी अपने आप ही, शेर, चीते भी अपने आप ही क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो आंसर आपने लिखना है हां। ओके, अब नेक्स्ट है ओजोन परत, ओजोन लेयर। प्यारे बच्चों, ओजोन क्या है? ओजोन ना पृथ्वी के वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है, इसीलिए इसका नाम है O3। और ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, जिन्हें हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब आप पूछोगे कि सर इनके आने से क्या हो जाएगा? अगर ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो स्किन कैंसर भी हो सकता है, सभी जीवों में त्वचा कैंसर हो सकता है। तो ओजोन परत के कारण ये पृथ्वी पर नहीं आ पाती। तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही एक तरह से वरदान साबित हुई है। पिछले कुछ दिनों में इस परत को अनेकों केमिकल जैसे CFC, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, C मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो, और फिर तीसरा C इसका मतलब है कार्बन, इसके कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंचा था और इसके अंदर एक छेद भी देखा गया था। लेकिन हाल ही में जब से कोरोना का इंपैक्ट आया ना, तब से ये छेद भरने लगा है, क्योंकि प्रदूषण की मात्रा वायुमंडल में काफी कम हो गई है। तो जब ये छेद देखा गया था, वैज्ञानिकों को चिंता सताने लगी थी कि इसमें से अगर पराबैंगनी किरणें आएंगी तो जीवों को नुकसान होगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें पाया जाता था? आमतौर पर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और एयर कंडीशनर के अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता था, AC के अंदर। तो बाद में क्या हुआ, इसको बैन भी कर दिया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो प्यारे बच्चों, यहां से ये भी पता लग गया आपको ओजोन किससे मिलकर बनी हुई है, कहां पर है? 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई, स्ट्रेटोस्फीयर में, वायुमंडल के कौन से मंडल में? समताप मंडल में। और करती क्या है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये आ जाए तो क्या हो जाएगा? जीवों को त्वचा कैंसर। इस परत को किससे नुकसान पहुंचता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये कहां से निकलता है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 15। जल्द ही हम चैप्टर नंबर 16 भी लेकर के आएंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।